गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है एक बारी फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ वो पेपर है दास ग्रेड 2। काफ़ी डिमांड थी कि इस पेपर को भी कराया जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 की ये वैकेंसी है जिसकी पोस्ट कोड थी 81/17 81/17 और टोटल 11 से 12 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है 2019 में। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने मेंशन किया है वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन 11-12 में से सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी ये 24 जुलाई 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट। टोटल 40 क्वेश्चन इधर हमें मैथ्स के मिल रहे हैं, और लेकिन मैंने 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बांटा है। जो पहला पार्ट इस वीडियो का होगा तो उसमें हम अरिथमेटिक एबिलिटी 1 करेंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और अगले 20 क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो उन 20 क्वेश्चंस को मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक एबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, टफेस्ट शिफ्ट है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चन मुश्किल होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं इसका। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 5x = 12y है और 6z = 7y है। x रेशियो y रेशियो z पूछा है। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। जैसे कि आपको पता है कि अगर 5x = 12y है तो हम वैल्यूज़ को पलट कर x और y का रेशियो लिख सकते हैं जो कि 12/5 बनेगा। उसी तरीके से z/y बनेगा 7/6। अब आपको अच्छे से पता है कि जो कॉमन टर्म होती है जैसे कि यहाँ y है वो दोनों जगह पर सेम होनी चाहिए। तो बस दोनों का एलसीएम ले लेना है जो कि 30 होगा, और 30 बनाने के लिए इधर इंटू 6 करना होगा और इधर इंटू 5, और उसी मल्टीपल्स में इनके साथ वाले नंबर्स भी हो जाने हैं। तो x रेशियो y रेशियो z आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा 72:30:35। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इस पेपर का सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये पेपर इंग्लिश में है, तो मतलब जिस मोड में भी मुझे मिलता है पेपर, मान लो इंग्लिश में मिल रहा है या हिंदी में, तो मैं उसको उठा लेता हूँ। अब जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, तो वो भी बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि मैं साथ साथ मतलब समझाता चलूँगा। चलो सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इधर इसने बोला है कि भाई एक रिपोर्ट बनी हुई है और 20 तो उसमें शीट्स है, मतलब जो नंबर ऑफ पेजेस है वो 20 है। हर पेज में देखो 55 लाइन है और हर लाइन में 65 कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स का मतलब अक्षर है। अब क्या करना है कि इस रिपोर्ट को ना थोड़े से कम पेजेस में बनाना है, मतलब नंबर ऑफ़ शीट्स को कम करना है। इसीलिए अब हम पहले से ज़्यादा लाइंस लिखेंगे हर पेज पे। पहले हम 55 लिखते थे, अब 65 लिखनी है। पहले हर लाइन में हम 65 अक्षर लिखते थे, अब हमें हर लाइन में 70 अक्षर लिखने हैं। तो वो जो पेजेस कम लगेंगे ना उनका प्रतिशत पूछा है। तो चलो सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो भाई सॉल्यूशन आपके सामने है। जैसे कि पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि दोनों रिपोर्ट्स में टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बराबर होंगे। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। देखो रिपोर्ट वही है, मतलब जो मैटर होगा ना वो सारा का सारा लिखना है, बस कम शीट्स में लिखना है। तो हमें करना क्या है कि दोनों के ना नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को बराबर दिखाना है। अब पहली शीट में जो कैरेक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे देखो ऐसे, शीट्स इनटू में लाइंस इनटू में कैरेक्टर्स। और ऐसे ही जो दूसरी रिपोर्ट हम बना रहे हैं उधर भी ऐसे बनेंगे कैरेक्टर्स। तो हम ऐसे लिखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ़ शीट्स आ जाएगी 110/7। अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पहले से कितनी कम शीट्स लगी है। तो देखो पहले लगी थी 20 शीट, अब लगी है 110/7 शीट। तो डिफरेंस हमने किया तो 30/7 आ गया, और इसी का हमें परसेंटेज निकालना है ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शीट्स के कंपैरिजन में। तो देखो 30/7 कम शीट्स लग रही है पहले के मुकाबले, यानी कि 20 के मुकाबले, और आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आपको मिलेगा एग्जैक्टली 21.4। लेकिन ऑप्शन ने बोला है कि भाई क्लोजेस्ट टू विच ऑप्शन, तो ये सबसे ज़्यादा जो क्लोज था ना वो 20% के क्लोज था, तो इसीलिए इसका आंसर 20% होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बता ये रखा है कि एक इलेक्शन था, मतलब स्टूडेंट्स के इलेक्शन चलते, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए था यूनिवर्सिटी में। तो उस इलेक्शन में क्या हुआ कि जो ए को वोट नहीं करने वाले लोग थे, ए को वोट ना करने वाले लोग, अब वो पहले से 25% बढ़ गए। या फिर इसको हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझे तो ए को ना वोट देने वाले लोग किसको वोट देंगे, बी को। तो हम मान लेते हैं कि भाई बी को 25% ज़्यादा वोट मिलेंगे अब की बारी। पिछले इलेक्शन की तुलना में इस इलेक्शन में 25% ज़्यादा वोट मिलेंगे बी को। इसके अलावा बता रखा है कि भाई ए जितने वोट से जीता था पिछला इलेक्शन,
अब दुगने से हारा है ये वाला इलेक्शन, और दोनों बारी जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वोट करने वाले वो 26,000 ही थे। पहले भी 26,000 लोगों ने वोट किया और इस बार भी। तो पूछा है पिछले इलेक्शन में ए को कितने वोट्स मिले थे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो भाई, मैंने दोनों तरीके से इसका सॉल्यूशन बताया। पहला सॉल्यूशन थोड़ा सा मैंने बताया जो बच्चे डिटेल समझना चाहते हैं। तो देखो ऐसा है यार कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है ना वो होती है 1/4। इसका मतलब होगा कि अगर पहले 4 लोगों ने ए को वोट नहीं दिया था तो अब 5 लोगों ने नहीं दिया होगा, मतलब इतने ज़्यादा और उन्होंने नहीं दिया होगा। या फिर इसको आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि बी को अगर पहले 4 वोट मिलते थे तो अभी एक ज़्यादा मिलेगा यानी कि 5, और हमने इसको 4x 5x कर लिया। अब ए को कितने वोट मिले होंगे पहले और कितने मिले होंगे अब, तो वो सिंपल है। जैसे कि आपको बता रखा है 26,000 टोटल वोटिंग हुई है, तो जितने भी वोट मिले हैं बी को वो 26,000 में से अगर आप हटा देते हो तो ए के वोट्स आ जाएंगे, और बिल्कुल वैसे ही इस बारी कितने वोट मिले वो भी आ गए। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो पिछले इलेक्शन में ए जीता था, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, तो हम इसमें से इसको घटा के दिखाएंगे तो पता चलेगा कि भाई इतने वोट से ए जीता था। अभी इसका मैंने डबल कर दिया क्योंकि जितनों से जीता था ना उसके डबल से अब की बारी हारा है, और हारा जो है अब की बारी ए, तो इसका मतलब बी को ज़्यादा वोट्स मिले होंगे, तो इसलिए 5x में से मैंने ये घटा कर दिखाया है। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे x की वैल्यू जो कि आएगी 3000। पिछले इलेक्शन में ए को जैसे कि हमने माना था 26,000 माइनस 4x मिले थे, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ए को 14,000 वोट मिले होंगे। बाकी इससे बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाना था अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते। वो स्मार्ट वर्क ऐसे था, देखो कि पिछले इलेक्शन में ए जीता था, और अगर पिछले इलेक्शन में ए जीता था तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा वोट ए को मिले होंगे। आधे का मतलब है 13,000 से ज़्यादा वोट मिले होंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ देखो बताई है कि लास्ट इलेक्शन में ए की जीत हुई थी, जिसका मतलब उसे 13,000 आधे से अधिक वोट मिलने चाहिए थे, जबकि आधे से ज़्यादा वोट ना 3 ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन था। तो काम आसान था, यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, अगले क्वेश्चन का क्या मतलब है समझाता हूँ मैं। कहता है एक दुकानदार 2 दूधिया उसे दूध लेता है। पहला दूधिया उसको 80 लीटर दूध ला कर देता है और दूसरा दूधिया उसको 120 लीटर दूध ला कर देता है। अब कहता है कि एक कैन उसके पास है बराबर साइज़ की, और उसी से ही वो दूध डालता है और वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है। होता क्या है कि पहली वाली तो कम्प्लीटली मेज़र हो जाती है उस कैन से, लेकिन दूसरी वाली 8 लीटर नहीं हो पाती, मतलब 8 लीटर बच जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आप देख के समझ रहे होंगे। हमसे इसने पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी ऑफ अ कैन। HCF का कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, मतलब हमें एक उतने साइज़ की कैन बनानी होगी जो 80 को तो कर दे पूरा पूरा डिवाइड, 80 को तो कर दे वो पूरा पूरा डिवाइड, लेकिन जब वो 120 को डिवाइड करे तो 8 बचना चाहिए, यानी कि 8 एक्स्ट्रा पार्ट है। तो 112 और 80 को वो दोनों डिवाइड कर सके, मतलब पूरा पूरा इनको माप सके। तो बस आपको एक बड़े से बड़ा नंबर सोचना है जो 80 और 112 को डिवाइड कर सकता है, और वो होता है देखो इनका HCF, जो कि होगा 16। तो यानी कि वो कैन ना सबसे बड़ी से बड़ी 16 लीटर की हो सकती है। तो देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में भाई डिटेल तो आप क्या ही करोगे, मतलब इतना उलझा हुआ क्वेश्चन है कि पेपर में ना इसको देखो छोड़ के ही आना पड़ता है। बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मैं आपको बता सकता हूँ कि करना क्या है, और क्वेश्चन ये होगा भी। देखो इस पूरे एक्सप्रेशन का ना हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्यूब रूट। अब एक बात सोचो आप, इतना एक्सप्रेशन देखो, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन ना 13 के क्यूब से तो ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि 13 का क्यूब का मतलब होता है 13 इंटू में 169, क्योंकि 169 में 2 आ जाते हैं 13। अब आप ध्यान से देखो कि ये नंबर भी 13 से बड़ा है और ये 169 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 13 के क्यूब से तो बड़ा होगा। तो इसलिए आप एक तो ये 12 काट दो, क्योंकि आगे सारा एक्सप्रेशन देखो प्लस में है, मतलब नंबर बड़ा ही होगा, और एक 0.74 काट दो। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा,
और बल्कि अगर हम ये भी पता लगा लेना कि भाई इससे ऊपर दिख रहा है क्या मैं ये क्यूब, मतलब क्यूब रूट बनेगा, तो फिर अपना आंसर 14 ही हो जाएगा। और अगर मुश्किल है देखने में तो फिर भाई कैलकुलेट करना होगा। तो देखो यहाँ पर ना चीज़ें बिल्कुल साफ साफ नज़र है कि 13.26 से भी ये बड़ा बनेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखो समझाता हूँ। आप मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे आगे लिखा हुआ है 527.4828 और इसको मल्टीप्लाई 0.74 में करना है। तो देखो अगर मैं इसको मोटा मोटा 527 को मान लेता हूँ 528 और 0.74 की जगह 0.75 मान लूँ, जिसको हम 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करके देखोगे तो ये ना आपका 396 बन जाएगा। और आगे भी देखो रिज़ल्ट जो भी बनेगा वो 396 से और ऊपर लेके जाएगा। तो आप यहीं से समझ जाओ कि 13 के क्यूब से ये नंबर पहले ही जाता था और ज़्यादा इसको मिल गया। तो इसका मतलब होगा कि ये तो 13.5 से भी बहुत आगे चला जाएगा और बिल्कुल ये 14 ही बन जाएगा। तो बस इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। और इसके अलावा आपको अगर क्यूब्स याद है तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। जैसे 13 का क्यूब होता है 2197 और 14 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 2744। तो अब एक बात बताओ, 2197 लगभग 2200 तो मान लो आपको यहीं से मिल गया, 400 और मिल गया 2600, तो ये तकरीबन इसके करीब ही तो जा रहा है। तो इसलिए 14 आंसर होगा। उम्मीद है भाई ये बातें समझ में आई होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है और बता हमें ये रखा है इधर कि 3 गिलासेस है हमारे पास और वो जो मतलब उसमें लिक्विड है, तो एक तो उसमें देखो पानी है और पानी के अलावा दूसरा लिक्विड जो भी है उसको लिक्विड नाम दे दिया। और उनकी जो रेशियो है ना क्वांटिटीज़ का, लिक्विड और वाटर का, तो वो 1:4, 2:1, 4:1 है। अब क्या करना है हमने कि इन तीनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर तैयार करना है और हमें मिलाना जिस रेशियो में है वो देखो 5:9:10 है। तो हमसे पूछा है कि भाई जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें लिक्विड और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, जैसा कि लिक्विड और वाटर इन तीनों गिलासेस में जिस रेशियो में वो मैंने लिख दिया। और इसके अलावा अभी हमने टोटल क्वांटिटी चेक करी, तो फर्स्ट में बन रही है 5, 1 और 4, 5 होता है, 2 + 1 3 होता है, 4 + 1 5 होता है। लेकिन हमें इनको जो मिलाना है ना देखो वो इस रेशियो में मिलाना है। तो आप बस इतना सा काम करो कि इस रेशियो को इस रेशियो में बना पाओ और काम बहुत आसान है। 5 और 5 ही है, सेम है। 3 को 9 बनाना है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस 5 को 10 बनाना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप करो क्या कि इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ चुका है, तो कुछ नहीं करना, बस इन सब को जोड़ देना है। और वही मैंने देखो यहाँ करके दिखाया है। जब आप जोड़ोगे 15:9 बन जाएगा, जिसको और छोटा करेंगे तो 5:3। तो चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं और उनका 1/5, 40 का 1/5 आप समझ पा रहे हो, 8 बच्चे वो है जो सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इन्हीं बच्चों का 2/5 जो कि 16 होंगे, तो वो खेलना पसंद करते हैं सिर्फ चेस। और जो बाकी के बच्चे बचे तो वो दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो दोनों खेलने वाले बच्चों का फ्रैक्शन पूछा है, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं, और नीचे आप लिखोगे आउट ऑफ, जिसका मतलब है 40। एक बार सीधा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो सॉल्यूशन इसका जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, टोटल बच्चे 40, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं 1/5 है जो कि 8 होगा, जो सिर्फ चेस खेलते हैं वो 2/5 है यानी 16। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 24 बन रहे हैं। और 40 में से 24 घटाने पर जो 16 बच्चे हैं वो दोनों खेलना पसंद करते हैं। इन्हीं का बस फ्रैक्शन पूछा है, तो 16 बच्चे आउट ऑफ 40 में से हैं। और छोटा करिए तो 2/5 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस 8th क्वेश्चन में हमें बताया है कि एक दुकानदार के पास, मतलब मिठाई की दुकान है उसकी,
और उसको क्या करना है कि मिठाइयाँ लगा के दिखानी है शीशे में, जो डिस्प्ले में लगाते हैं। अगर जो वो लगाए हर पंक्ति में 10-10 मिठाई, तो 4 मिठाई वो नहीं लगा पाता। अगर जो वो हर पंक्ति में लगाए 14 मिठाई, तो 8 मिठाइयाँ नहीं लगा पाता, बच जाती है वो। 16 मिठाइयाँ लगाए तो 10 बच जाती है। 18 लगाए तो 12 बच जाती है। तो कहता है कम से कम उसके पास कितनी मिठाइयाँ हैं। अब ये प्योरली बेस्ड है एलसीएम कॉन्सेप्ट पे। देखो इसको सॉल्यूशन पे चलते हैं, वहीं से समझेंगे। देखो यहाँ भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि दिस इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम कॉन्सेप्ट, मतलब एलसीएम पर बेस्ड है। आपने पढ़ा हो अगर तो आपको याद होगा कि देखो ये तो है डिवाइजर्स और ये है रिमाइंडर्स। जो मिठाइयाँ बच रही थी वो एक तरीके से रिमाइंडर है, और रिमाइंडर का जो डिफरेंस बन रहा है ना डिवाइज़र के साथ, वो हर जगह देखो सेम बन रहा है, जो कि है 6 का। हमें करना क्या होता है कि डिवाइजर्स का ना एलसीएम लेना होता है और इस नंबर को 6 को घटा लेना होता है, तो वहाँ से मिनिमम पता चल जाता है। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ करके दिखाई है। ऐसी मिनिमम संख्या, या फिर जिसको हम कहेंगे मिनिमम स्वीट्स, तो एलसीएम मैंने लेके दिखा रखा है। इन सभी नंबर्स का एलसीएम होगा 5040, और जैसे ही आप 6 घटाओगे तो 5034 आ जाता है। इसके अलावा ऑप्शन से भी आप हेल्प ले सकते थे, बट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है तो डिटेल भी किया जा सकता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। मतलब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप पेपर्स अगर रेगुलर करते चलोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कितनी बार ये रिपीट हुआ है। मतलब ये पैटर्न कहता है कि 2 नंबर्स है जिनका HCF 8 है और उन दोनों नंबर्स का सम 96 है। अगर जो दोनों नंबर 2-2 डिजिट के हैं तो उन नंबर्स के व्युत्क्रमों का, मतलब रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा, योग क्या होगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि HCF का काम होता है नंबर्स बनाने का। HCF अगर गिवन है तो समझ जाना उनके थ्रू हमें नंबर्स बनाने हैं। 8 हमें HCF गिवन था तो हमने नंबर को 8A और 8B माना। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि A और B ऐसे 2 नंबर्स होंगे जो एक दूसरे को ना काट पाए, को प्राइम नंबर्स। अब इसके अलावा HCF का तो रोल ख़त्म हो गया, नंबर्स उसने बना के दे दिए। उसके बाद वो कहता है कि दोनों का सम, हमारे हिसाब से देखो ये सम बनेगा इतना, 8 कॉमन ले सकते हैं, गिवन है इतना, तो हमें पता चला कि भाई A और B यहाँ पर मिलकर 12 बनेंगे। अब आपका काम क्या है कि 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जो एक दूसरे को काट भी ना पाए, को प्राइम भी हो, और दोनों को जोड़े तो 12 भी आए। अब नंबर तो होने में ऐसे 1 और 11 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 और 11 में दिक्कत क्या आएगी कि उसने बोला दोनों नंबर्स 2 डिजिट के होने चाहिए। और अगर मैं 8A की जगह 8 × 1 रखता हूँ ना तो एक नंबर 8 बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। दोनों नंबर्स होने चाहिए 2 डिजिट के। तो कुछ और सोचो, अब ऐसे कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं होने में। तो देखो नंबर, अगर आप मैं पूछूँ 2 और 10 हो सकते हैं, तो 2 और 10 बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि वो आपस में को प्राइम नहीं है। 3 और 9 नहीं हो सकते। उसके बाद 4 और 8 नहीं हो सकते, इनमें से कोई को प्राइम नहीं है। उसके बाद 5 और 7 आता है, और 5 और 7 दोनों ही को प्राइम नंबर है। तो इसीलिए मैंने 5 और 7 को लेते हुए नंबर्स बनाए, 8 × 5 और दूसरा 8 × 7। सिंपली अब क्या करना है, सम करना है इनके रेसिप्रोकल्स का। तो देखो नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको इसी फॉर्म में रेसिप्रोकल कर दो। एलसीएम भी बनाना आसान रहेगा कि 8 दोनों जगह है उसको लिखा, और अदर फैक्टर्स जो है उसको लिखा। अब यहाँ पर 7 की कमी है और यहाँ 5 की कमी है, तो 7 + 5 ऊपर 12 होगी। अब कैलकुलेट करोगे तो 3/70 आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। बड़े ध्यान से समझना, इधर इसने हमें बताया कि 4 क्रिकेटर्स हैं एक टीम में, और 1995, मतलब एक टीम में नहीं है, एक टीम के 4 प्लेयर हैं, और 1995 में उन चारों की एज इतनी इतनी थी, x + 12, x + 24, x + 36। कहता है कुछ साल बाद इनमें से जो ओल्डेस्ट प्लेयर है, यानी कि ये वाला x + 36 वाला, तो x + 36 जिसकी एज है वो रिटायर हो जाता है कुछ साल बाद, और उसके रिटायर होते ही बचे 3 प्लेयर्स का एवरेज 3 ईयर से कम हो जाता है। कहता है उसके अगले कितने वर्षों बाद, मतलब रिटायरमेंट के अगले कितने वर्षों बाद ऐसा होगा
कि एवरेज एज इनकी फिर से वही बन जाएगी जो 1995 में थी। तो देखो सॉल्यूशन के थ्रू ही समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, वर्ष 1995 में कुछ नहीं करना, चारों की एज दिखा रखी है, एवरेज निकाल लो बस। एवरेज निकालना आपको आता है, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये एवरेज आ जाएगा x+18। अब जो रिटायर हुआ है ना प्लेयर, वो इधर नहीं हुआ, इससे कुछ साल आगे हुआ है। तो मैंने मान लिया कि भाई n वर्ष बाद सबसे बड़ा प्लेयर रिटायर हुआ, तो n वर्ष बाद ना आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि इनका एवरेज बढ़ चुका होगा। चाहे मैं 3 प्लेयर्स की बात करूँ चाहे 4 की, जैसे जैसे टाइम आगे बीतता चलेगा तो उनकी एज बढ़ती जाएगी, तो सीधी सी बात है एवरेज एज भी बढ़ेगी। तो n वर्ष बाद क्या होता है, देखो जब ये ओल्डेस्ट प्लेयर रिटायर होता है तो 3 प्लेयर बचे, उनकी एवरेज पहले तो मैंने लिखी 1995 वाली, और 1995 में देखो x+12 x+24 थी। अब हम चले n वर्ष आगे, तो सीधी सी बात है एक की एज n से बड़ी होगी और 3 की 3n से बड़ी होगी। अब इतना सम हो चुका होगा इन सभी प्लेयर्स का, 3 से डिवाइड करने पर पता चला कि भाई ये एवरेज होना चाहिए। लेकिन इस टाइम पर जैसे कि बताया कि भाई सबसे बड़ा प्लेयर जैसे रिटायर होगा एवरेज 3 से घट जाएगा। पहले x+15 था तो अब पहले x+18 था तो अभी x+15 हो जाएगा। यहाँ से हमने कैलकुलेट करते हुए निकाला n की वैल्यू। n का मतलब है कि 3 साल बाद वो रिटायर हुआ था। अगर इस क्वेश्चन में पूछे कि बताओ ये ओल्डेस्ट प्लेयर रिटायर कब हुआ, तो आपको आंसर करना है 1998। बट इसने पूछा क्या था कि रिटायरमेंट के कितने साल बाद ऐसा होगा कि इनकी एवरेज एज 1995 जितनी हो जाए, और 1995 में x+18 थी। तो आप खुद ही बताओ कि x+15 से x+18 होने में कितने वर्ष लगेंगे, 3 वर्ष। तो यानी कि रिटायरमेंट होने के 3 वर्ष बाद ऐसा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है DSSB का, मतलब और किसी पेपर में नहीं आता ये क्वेश्चन, DSSB में कई बार आ चुका है, इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि रचना एक मार्केट में जाती है और उसके पास कुछ पैसा है, उस पैसे से या तो वो 60 गुब्बारे खरीद सकती है या फिर वो उसी पैसे से 40 पेंसिल खरीद सकती है, लेकिन उसको 20% पैसा बचाए रखना है जो कि किराए के लिए रखना है उसको, मतलब घर पे ही वापस आना है। तो 20% पैसा रोक कर जितना उसके पास पैसा है वो सब खर्च करेगी। उसने 20 पेंसिल तो खरीद ही ली और कुछ पैसा और बचाया भी, तो पूछा जा रहा है उस पैसे से कितने गुब्बारे और वो खरीद सकती है। क्या अप्रोच होगी इसकी, देखो सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में रचना के पास मैंने माना 120 रुपये थे, और उसका रीज़न बड़ा आसान है क्यों मैंने 120 माना है, क्योंकि वो 60 और 40 का LCM होता है। अगर उसके पास 120 रुपये है और वो 60 गुब्बारे खरीद सकती है, तो इसका मतलब एक गुब्बारे की कीमत 2 रुपये हुई, और उसी 120 में वो 40 पेंसिल खरीद सकती है, तो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये हुई। इसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो उसने 20% बचा कर रखना है किराए के लिए, और 120 का 20% आप निकाल सकते हो, 24 रुपये होगा। 24 रुपये अगर 120 में से वो हटा ले तो उसके पास 96 रुपये बचेंगे जो वो खर्च करेगी। 96 में से 20 तो उसने पेंसिल खरीद ली, और क्योंकि एक पेंसिल 3 रुपये की है तो 20 पेंसिल मतलब ख़रीदने में 60 रुपये खर्च किए होंगे। अभी भी उसके पास 36 रुपये बचे हैं, और 36 रुपये में कितने वो गुब्बारे खरीद सकती है, जबकि एक गुब्बारे की कीमत 2 है, तो सिंपली 18। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 12, और धीरे धीरे अभी पेपर रंग बदल रहे हैं, आसान क्वेश्चन बहुत सारे अभी हमें मिले हैं, अब थोड़ा सा लेवल ठीक होने जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन जिस बच्चे की अच्छी है उसके लिए ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। कहता है एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, x/y मान सकते हो, उस फ्रैक्शन की उसी में ही मल्टीप्लाई करनी है। मतलब अगर आपने x/y माना तो आप x/y से ही मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको डिवाइड करोगे उसके उल्टे से। आपने माना है फ्रैक्शन को x/y, तो आप उसको डिवाइड करोगे y/x से, तो रिज़ल्ट मिलता है देखो इतना। अब कहता है कि जो भी वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐसी बनाना कि जो आपस में ना एक दूसरे को मतलब काट ना सके।
कहने का मतलब है फ्रैक्शन छोटी से छोटी बनाना, और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के स्क्वायर्स का एवरेज निकालना है। तो चलते हैं भाई सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शन x बाय वाई मान सकते हैं। तो x बाय वाई की मल्टीप्लाई x बाय वाई में ही करनी थी और उसको डिवाइड इसके उल्टे से करना था, यानी y बाय x। तो इसको कैलकुलेट करने पर ना देखो आपको मिलेगा x क्यूब बाय वाई क्यूब। अच्छा, राइट हैंड साइड में अगर आप चाहो नंबर्स को ऐसे काट के छोटा कर सकते हो और फिर मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, बट मुझे ज़्यादा आसान लगा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे ये 1728 नज़र आ रहा था और 1728 12 का क्यूब होता है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन को, सिंपल फ्रैक्शन में बनाओगे, तो आपको नज़र आएगा 17,576/1728। अब ये नंबर होता है 26 का क्यूब और ये नंबर होता है 12 का क्यूब। तो वही हमने किया, यहाँ से क्यूब हटा लिए और इधर क्यूब रूट ले लिया और क्यूब रूट बना 26 और 12। जैसा कि बताया था फ्रैक्शंस में दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए, एक दूसरे को ना काटने वाले, जबकि ये भी काट रहे हैं एक दूसरे को। तो इनको और छोटा करते हुए हमने बनाया 13/6। अब करना क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के स्क्वायर्स को करना है और उनका एवरेज निकालना है। तो दोनों का आप स्क्वायर करके जोड़ोगे 205, और क्योंकि दो नंबर से 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 102.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाले पेपर में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि ऐसे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं आइडेंटिटी पे, मतलब फार्मूले पे, कोई ना कोई फार्मूला इनमें बन रहा होता है। तो ये वाला पार्ट ना देखो कैलकुलेट होगा फार्मूला लगाने पर। कौन सा फार्मूला है उसको पहचानेंगे, और ये वाला पार्ट तो आप समझ ही पा रहे हो कि इसको हम 1000/3 लिख सकते हैं, और अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके लिखना है तो हम इसको 3/1000 ऐसे लिख सकते हैं। और अभी ये नंबर्स कटेंगे इधर किसी ना किसी नंबर से, तो इसको सॉल्व करना होगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना होगा, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखो भाई जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये बड़ा सा पार्ट, यही हमें सॉल्व करना है। देखो फार्मूला लगाने से पहले क्या होता है कि ए और बी की टर्म्स में हमें नंबर्स को मानना होता है, बट दिक्कत क्या है कि नंबर दिखने में तो सेम से लग रहे हैं बट वो सेम है नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 83.7 को ए मानूँ तो अभी यहाँ तो नहीं है ए, यहाँ कुछ और है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको इनकी शक्लें सेम बनानी है। कहने का मतलब है दोनों की जो शक्ल है ना वो सेम बनानी है, नंबर्स को सेम बनाना है। अब या तो आप लेके चलो भाई 83.7 को ऊपर नीचे, या फिर आप लेके चलो 0.837 को, उसी तरीके से 16.3 को लेके चल लो या फिर 0.163। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा ना बड़े नंबर पर जाया करो, जैसे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर 83.7 है। तो अब ये सोचो कि 83.7 ऊपर तो ठीक है, नीचे कैसे बनाए इसको। तो 83.7 को 0.837 को 83.7 बनाने के लिए क्या करना होगा। अब बड़े ध्यान से देखो, बस मुझे डेसिमल को यहाँ लेकर आना होगा 83.7, और अगर यहाँ पर डेसिमल लेकर आना होगा तो इसका मतलब है कि मुझे एक और एक 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये डेसिमल अगर यहाँ लेकर आना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये अकेला नंबर तो नहीं है, मल्टीप्लाई में जितने नंबर साथ में है वो सारे नंबर साथ में ही चेंज होंगे। एक इसको भी चेंज करना होगा, इसको भी चेंज करना होगा। यहाँ अगर प्लस है तो इसका मतलब है अब ये अलग से कैलकुलेट करने होंगे। तो कहने का मतलब है नीचे ना सेट ऑफ 3 नंबर्स है, हम सोच रहे हैं एक नंबर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, बट 100 यहाँ चाहिए, 100 इसके लिए चाहिए और 100 इसके लिए चाहिए। तो 100 × 100 × 100 होता है कितना, 1 और 6 टाइम्स 0। मुझे नीचे ना 1 में 6 टाइम्स 0 यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे ही नहीं कर सकते, मतलब जो भी हमें करना है वो बैलेंसिंग करनी होती है, ऊपर नीचे दोनों जगह करना होता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टेप में लिखा है देखो कि बाय मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पर मुझे 1000 और 10 लाख और 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है।
और देखो ये चीज़ मतलब पेपर में नहीं लिखोगे आप, ये मुझे समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ, ये कुछ नहीं लिखना। और ये बात भी आप समझो कि जब ऊपर नीचे 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 10 लाख तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ, और मल्टीप्लाई होके ना देखो वो ऐसी शक्ल दिखाएगा, मतलब वो 83.7 और 16.3 की टर्म्स में बदल जाएगा। लेकिन इस ऊपर वाले 10 लाख का क्या हुआ, ये तो रखा ही रह गया, तो इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया फ़िलहाल। और अब यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि अब हम ए को नाम दे सकते हैं, कितना बोलो 83.7, और बी को हम नाम दे सकते हैं 16.3। तो ऊपर यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है यहाँ पर, इस आइडेंटिटी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसे कि दो फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप करोगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये नीचे भी बनेगा जब हम इसकी जगह दो फैक्टर लिखेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी जगह दो फैक्टर लिखेंगे, पहला फैक्टर तो ये होगा और दूसरा फैक्टर जो हम लिखेंगे वो बिल्कुल यही बनेगा, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास इतना रिजल्ट बचा। अब ये बना रहा है देखो 100, और आप आगे इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा इसका, जो कि होगा 30। तो समझ में आया होगा उम्मीद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो सिंपली बोर्ड मास पे, तो कर लेना आप सॉल्व। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाए तो सॉल्यूशन से देख लेना। इसके बाद आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर, ये भी मिक्सचर का ही क्वेश्चन है, समझाते हैं, देखो उसको समझाता हूँ मैं। आपको बता ही रखा है कि भाई एक बर्तन में ना 50 लीटर दूध है, मतलब वो प्योर मिल्क है 50 लीटर। हमने क्या किया कि 5 लीटर दूध उसमें से निकाला और उसकी जगह 5 लीटर पानी भर दिया, तो अब ये बन गया होगा मिक्सचर। फिर से हमने क्या किया कि उसी मिक्सचर से हमने 5 लीटर मिक्सचर निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया, तो ऐसे में होगा क्या कि दूध का तो प्रपोर्शन कम होता चलेगा और उसकी जगह मिल्क का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कैसे इनको देखना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमेशा हमने 5 हिस्सा जो निकाला है वो 50 में से निकाला है, जिसको छोटा करके हम समझ सकते हैं कि हमने एक हिस्सा 10 में से निकाला है, मतलब रेशियो बना लिया हमने। इसके बाद क्या करना है कि 10 हिस्सा अगर मिल्क था तो उसमें से एक हिस्सा हमने निकाल लिया, तो आपको रिमेनिंग मिल्क के साथ रेशियो बनाना है, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। ये एक्चुअली में ना सक्सेसिव चेंज होता है, तो रेशियो वाले मेथड से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 अगर प्योर मिल्क था तो अब 9 रह गया, फिर से वही रेशियो बनेगा सेकंड में, जब सेकंड हमने ये रिपीट किया सेम प्रोसेस तो 10 से 9 रह गया। अब अगर इसको हम कंबाइन करना चाहते हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लें कि भाई अगर शुरुआत में 100 यूनिट दूध था तो अभी 81 रह गया, जबकि मिक्सचर अभी भी 100 है, तो फिर ये 19 क्या बना, तो ये 19 बन गया वाटर। हालांकि हमसे वाटर के लिए रेस्पेक्ट में कुछ नहीं पूछा, इन्होंने हमें बता रखा है कि शुरुआती दूध 50 लीटर था, मतलब इस 100 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर थी। अब हमें निकालना है इस 81 यूनिट की वैल्यू। अगर 100 यूनिट 50 है तो एक यूनिट इसका मतलब आधा है, और 81 यूनिट का आधा क्या होगा, 40.5 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई अगला क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है बट करने में आसान है, एवरेज का क्वेश्चन है। बता रखा है एक कॉलेज है जिसमें 5 फ्लोर है, हालांकि इधर 5 फ्लोर की बिल्डिंग में 3rd 4th और 5th पे हॉस्टल्स हैं, तो तीसरे रूम पर जो रूम नंबर्स है वो 3001 से 3030 है, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल 30 रूम है 3rd फ्लोर पर। 4th फ्लोर पर जो रूम्स नंबर दिए हुए वो 4001 से 4200 दे रखे हैं, मतलब 200 कमरे होंगे, और 5th फ्लोर पे 5001 से 5330 का मतलब हुआ 330 कमरे हैं। हालांकि वो सब फुल नहीं है, मतलब कहने का मतलब है सभी वो किराए पर नहीं चढ़े हुए। 3rd फ्लोर पे सिर्फ 40% रूम्स है ऑक्यूपाइड, मतलब 40% ही रूम्स चढ़े हुए किराए पर। 4th फ्लोर में सिर्फ 75% और 5th पे सिर्फ 30% रूम्स किराए पर चढ़े हुए हैं। इसके अलावा ये भी हमें बता रखा है कि एक रूम से जो किराया आता है 3rd फ्लोर से वो 100 रुपये है, एक रूम से जो किराया आता है 4th फ्लोर से वो 150 है,
और फिफ्थ से जो एक रूम से किराया आता है वो 200 है। तो एवरेज इनकम क्या बनेगी पर रूम से, समझते हैं देखो सॉल्यूशन के थ्रू। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको सब चीज़ें पहले ही समझा दी कि टोटल रूम्स जो है वो इतने इतने थे और 40% चढ़ा हुआ है, तो यानी 12 रूम से किराया आ रहा है सिर्फ। फोर्थ से 150 रूम से किराया आता है और फिफ्थ रूम से जो किराया आता है वो 99 रूम से आता है। अच्छा, नंबर ऑफ़ रूम्स ना यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स का काम करेंगे, और नंबर ऑफ़ टर्म्स को आपको याद रखना है कि जितना छोटा करके ले सकते हो उतना ही कैलकुलेशन कम होगी। मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स को रेशियो में लिया जा सकता है, तो जितना छोटा रेशियो हो पाया वो हमने किया। तो हम नंबर ऑफ़ ऑक्यूपाइड रूम्स को ना इतना मान के चलें। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो, जैसे कि हमें बता रखा है एक रूम से कितना किराया आता है और कितने रूम से आ रहा है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ दिखाई है आपको। अब करना क्या है कि इनका ना एवरेज इनकम निकालनी है। मतलब यहाँ 4 रूम है, एक रूम से 100 रुपये आते हैं, तो मतलब 400 रुपये आते हैं टोटल। 50 एक रूम से आते हैं, 50 रूम है और 150 एक रूम से आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेना, इतना पैसा फोर्थ फ्लोर से आ रहा है। और इनको मल्टीप्लाई करने में पता चलेगा पैसा फिफ्थ फ्लोर से आ रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे कि ये टोटल पैसा कितने रूम से आ रहा है, तो वो है 87। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि पर रूम का जो एवरेज चार्जेस है वो इतना होगा। तो क्वेश्चन आसान था, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये फिर से एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन है डीएसएसबी का। सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ना डीएसएसबी में ही देखने को मिलेगा। देखो समझते हैं इसको, क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है ए का जो प्राइस है, मतलब 2 शेयर है ए और बी, तो ए का जो प्राइस है वो हर साल 60 पैसे से बढ़ जाता है, जबकि बी का जो प्राइस है वो हर साल 33 पैसे से बढ़ता है। अब 1991 में शेयर ए कितने का था और शेयर बी कितने का था, वो हमें बता रखा है। तो कहता है कौन से ईयर में ऐसा होगा कि जब शेयर ए की कॉस्ट बी से 60 पैसे अधिक हो चुकी होगी। हालांकि अभी 1991 में शेयर जो है, मतलब ए जो है, उसकी कीमत बी से काफ़ी कम है। तो चलो सॉल्यूशंस के थ्रू समझते हैं क्या करना है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। 1991 में जैसे कि मैंने आपको बताया ए का प्राइस इतना था, बी का इतना। इनका अगर मैं डिफरेंस करूँ तो ए का प्राइस बी से 2.10 रुपये कम है। लेकिन एक टाइम बाद हमें क्या करना है कि ए का शेयर को ना 60 पैसे ऊपर लेके आना है। तो 2.10 अगर आगे बढ़ाए हम ए को तो वो बी के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें 60 पैसे और ऊपर रखना है ए को। तो टोटल इंक्रीमेंट जो होना चाहिए ए के प्राइस में वो होना चाहिए 2.70। अब ऐसा है कि 2.70 कोई एक साल में नहीं बढ़ जाएगा, बहुत सारे साल लगेंगे। होता क्या है कि धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब किस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है तो समझते हैं। देखो, ए का ना हर साल प्राइस 0.60 पैसे से ज़रूर बढ़ता है, बट 0.33 से बी का भी बढ़ जाता है। तो नेट जो ए का प्राइस बढ़ रहा है बी से ज़्यादा, वो है 0.27। मतलब एक साल में 0.27 बढ़ता है और टोटल इतना बढ़ना चाहिए, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स 10 लगेंगे। और 10 साल बाद अगर ऐसा होगा 1991 के, तो इसका मतलब वो 2001 में हो रहा होगा। देखो भाई, इसके बाद जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है 18, 19, 20, तो ये तीनों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। इसके लिए क्वेश्चन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहीं से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पार्ट था जो समझना था। देखो करना क्या है, इसमें आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि भाई ये 0.2222 इसको काट पा रहा है 2 बारी में, ये 2 मैंने लिख दिया। 1.3333 इसको काट पा रहा है 2 बारी में, ये 2 और लिख दिया। अभी ऊपर बच रहा है 1.6667। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये पॉइंट में जो लिखी हुई है ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग को डेसिमल में ना लिख के हमें हमेशा लिखना चाहिए फ्रैक्शन में। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बार लगा के। और ये आपने पढ़ा होगा कि 1.6 बार को कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो करना क्या होता है कि 1 को अलग कर लेना होता है और उसके बाद 6 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, और एक डिजिट पर बार था तो उतने 9 नीचे आ जाते हैं। कैलकुलेट करोगे तो आप इसको 5/3 लिख सकते हो।
तो इसलिए मैंने 5/3 लिखा है 1.6667 की जगह। उसके अलावा 0.35 तो है, जिसको हम 0.35 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो आप ऐसे फ्रैक्शन बनाओगे तो वो बनेगा 7/20। तो बस आगे कैलकुलेट कर लेना, जो मेन था पार्ट वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आइडेंटिटी बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, और यहाँ पर जो भी हमने समझा था ना कि शक्लें सेम बनानी है, वो कॉन्सेप्ट भी है। इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो कि लगभग तो नंबर सेम से नज़र आ रहे हैं कि 3.4 है ऊपर, तो नीचे भाई 34 है। ऊपर अगर 7.6 है, नीचे 76 है। तो आपको करना क्या है कि नंबर को ना सेम बनाना है, और सेम बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हमेशा नंबर को बड़ा बनाया करो। तो 3.4 नहीं बनाना हमने ऊपर नीचे 76, 34, 42 ऐसे नंबर्स लेके चलने हैं। तो यानी ऊपर वाले नंबर से ना पॉइंट हटाना होगा। अब आप खुद ही बताओ, अगर 3.4 को 34 बनाना है तो आप कहोगे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट ऐसे नंबर ना देखो एक साथ 3 बारी है, तो इसका मतलब है 10 का क्यूब, यानी कि 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऊपर वाला 1000 तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि नंबर्स इस तरीके से बन जाए, बट नीचे वाला 1000 तो रखा रह जाएगा, इसलिए उस 1000 को अलग कर दिया। तो 1/1000 अलग करते हुए अब इन नंबर्स की शक्लें सेम बन चुकी है इधर ब्रैकेट में। उसके बाद कौन सा यहाँ फार्मूला लगा है, तो पहले उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर जो कोई 3 नंबर मिलकर 0 बना दे, a + b + c अगर 0 बना दे, तो a³ + b³ + c³ - 3abc भी 0 हो जाता है। और आप बड़े ध्यान से ऊपर देखो, आपको करना क्या है। देखो 34 को यहाँ मानना है a, b आप मानोगे यहाँ पर -76 को। ये जो माइनस बाहर था वो मैंने अंदर ले लिया ब्रैकेट में, तो बाहर प्लस होगा, और c यहाँ पर होगा 42। और आगे भी आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये -3abc मैंने लिखा है, जो कि माइनस माइनस प्लस होकर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन में ना इस माइनस की जगह हमें क्या नज़र आ रहा था, प्लस। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि ऊपर भाई a + b + c को अगर जोड़ कर देखें तो वो 0 बना रहे हैं, और अगर वो 0 बना रहे हैं तो इसका मतलब a³ + b³ + c³ - 3abc भी 0 होगा। और न्यूमरेटर में बिल्कुल यही तो बन रखा है, a³ + b³ + c³ - 3abc, यानी कि ये पूरा 0 हो गया। और अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 हो ही गया तो डिनोमिनेटर कुछ भी बने, आंसर 0 होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 0। इसके बाद भाई 20वां सवाल, मतलब पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे वही चीज़ हो रखी है कि फार्मूला बेस तो है बट शक्लें सेम नहीं है। तो अब आप खुद ही एक बार सोचो कि इनकी शक्लें कैसे सेम बनाएं। तो बड़ा नंबर हमने बनाना होता है, यानी कि हम 1.5 बनाएंगे। ऊपर वाले नंबर तो ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है ना 0.15, तो 0.15 को 1.5 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऐसे एक साथ कितने नंबर हैं, तो आप देख पा रहे हो कि 2-2 नंबर का सेट चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। ऊपर वाला 100 रखा रह जाएगा और नीचे वाले 100 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और तब जाकर ऊपर और नीचे ये देखो सेम बन जाएगा। इसके अलावा ये छोटा सा पार्ट है, इसको आप लिख सकते हो -100/3, और अगर आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेना चाहते हो तो आप इसको पलट कर लिख सकते हो -3/100। आगे भाई कौन सी आइडेंटिटी लग रही है समझते हैं। देखो आइडेंटिटी यहाँ पर जो लग रही है ना, बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी कि 1.5² 2.7 और 0.8 इनको तो हमने ABC मान लिया। तो हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये A² है, ये B² है, ये C² है। लेकिन ये 25 क्या होगा ये समझना था। अब ये जो 25 है ना, देखो ये कुछ और नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है, और 5 यहाँ बन रहा है ABC को जोड़कर। तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये a + b + c का होल स्क्वायर है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो ये ब्रैकेट में मैंने दिखा रखा है यहाँ, a² + b² + c² में जब हम माइनस करेंगे इसको, तो ये अपने आप में एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी है जिसका फार्मूला ये होता है। तो बस इस माइनस के साथ सारे साइन माइनस में हो जाएंगे,
तो ये तो कट ही जाएंगे सब, और बचेगा माइनस का 2 और ब्रैकेट में वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, नीचे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन रखे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि नीचे और ऊपर कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए। तो कुल मिलाकर जो बचा हमारे पास वो एक तो 100 बचा ये वाला, और इसके अलावा -2 बचा, -3 बचा, -6 मतलब सॉरी +6, और 100 देखो यहाँ नीचे भी है, तो वो 100 से 100 कट गया और आंसर हो गया 6। तो यहाँ पर भाई ये पहला पार्ट ख़त्म होता है इस पेपर का, और जल्दी मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। बाकी आप तब तक उसको अटैम्प्ट करना सेकंड पार्ट को, और जब वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो इतना ही करते हैं, बाकी अगले पेपर करेंगे अगले दिन। थैंक यू।